हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं नाइन्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, तो 2 मार्क्स इस वीडियो में मिलेगा, 3 मार्क्स भी मिल रहा है और 4 मार्क्स। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल रहे हैं। तो जल्दी से इस चैनल में जुड़ जाएं, न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं हर टाइप के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक का एक निचोड़ है कि इसको पढ़कर ही जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं उससे पहले कि फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, 5 + √7 और 3 क्या है 3 + 2√7 को सरल कीजिए। अब देखो, सरल करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ओके। तो 5 के पहले 3 के साथ, फिर 5 का 2√7 के साथ, हमेशा ध्यान देना रूट का रूट के साथ गुणा होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चलो ध्यान देते हैं। तो 5 का 3 के साथ, 5 ये 15, 5 दूना 10 √2, फिर 3 तो 3√7, और इसमें हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पर जो है देखो गलत लिखा है, यहाँ पर जो है 2√2 नहीं है, यहाँ पर है 7 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 7 है ना। यहाँ पर 2√2 लिख दिया गया, तो यहाँ पर √7 है, तब सॉल्व करना, ठीक है, तभी ये आएगा। तो देख लेते हैं, चलो यहाँ पर √7 है, एक मानना। तो अब देखो यहाँ पर √7 के साथ अगर गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 सत्ते 14, देखो यहाँ पर क्वेश्चन का डाउट है, तो √7 यहाँ पर √2 कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना इस चीज को, अगर √7 है तो कभी भी √7 का गुणा होता है तो 7 ना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 गुणा 2 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है, सॉरी 7 7 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14, सिर्फ 14 होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर √7 है तो इसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, फिर सॉल्व करो, तब ये आंसर तो मुझे गलत लग रहा है, इसलिए खुद सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। तो इस टाइप के जो सरल चलने वाले क्वेश्चन है उसे जरूर कर लेना, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, 2√7 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कभी भी ध्यान दे, √7 है, मान लो यहाँ पर रूट है, गुड़े ये क्या है, रूट है, तो क्या होता है 7 ही ना होता है, रूट रूट, ठीक है, हट जाता है, सेम है, तो यही ध्यान देना। अगर 2 होता तो 2 सत्ते 14, तब अगर 2 होता है यहाँ पर 7 की जगह में, तब तो 2 सत्ते 14 √14 होता। इसको मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 64 का पावर का 1/2, 64 किसका होता है, 8 अठारह 64, तो 8 स्क्वायर हुआ, कैसे लिखते हो, 8 का स्क्वायर हुआ, गुणे कितना हो जाएगा, 1/2 जो कि दिया हुआ है। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, 8, ठीक है। तो ऐसे कुछ सॉल्व किया जाता है। ऐसे 32 में क्या होता है, 2 का पावर करो, मतलब पावर आना चाहिए, ऐसे कोशिश करना, ऐसे नहीं कि 4 8 32 कर दिया, उससे छोटी से छोटी में पावर आना चाहिए, ताकि घटा सके, वो सॉरी भाग दे सके। यहाँ पर 1/5 है तो मतलब भाग ही होगा, तो 2 पावर 5, 5 5 कैंसिल हो गया, तो 2। अब देखो 125 किस में आएगा, 5 में आएगा, 5 की पावर 3, ठीक है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो 5 आंसर आएगा। ऐसे ही 1/√7 माइनस √6 का परिमीकरण कीजिए। परिमीकरण करने के लिए उसे मतलब सिंप्लीफिकेशन, ये सबको करने के लिए क्या होता है, पहले जो रहता है ये ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, a माइनस बी, और a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b², यही होता है ना। तो ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो पहले ये कर दिया, नीचे का अब गुणा करना है तो इतना हो जाएगा स्क्वायर से, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना, नीचे 1 बचा। देखो एक बीच का एक अपरिमेय संख्या निकालना है, 1/7 और 2/7 का। कभी भी अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, 1/7 और 2/7 के बीच का परिमेय संख्या, तो क्या एलसीएम लो और सॉल्व करो, जो बीच का आएगा वही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/7, ये तो 7 क्या एलसीएम हो जाएगा, 3, 3/14, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर गलत है, कुछ लिखा है। फिर नेक्स्ट है, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड के लिए पहले 12 और 1
और ये 12, इसका गुणा करोगे फिर ऐसे जोड़ोगे घटाओगे कि -7 आना चाहिए, तो 12 कम 12 होता है। अब 12 का गुणा करो तो कितना आएगा, 12 का गुणा करते हो तो कितना आ जाता है, मतलब किस टेबल में 12 आता है। तो छोटे से ऐसे करना कि 3 चौक 12, हमें याद आया, चलो 3 चौको 12 और ऐसे जोड़े और घटाएं कि 7 आना चाहिए, -7, तो कितना हो जाएगा, -3 और -4 कितना होता है, 7 होता है। तो मतलब ये ए और सी का गुणा होता है, ठीक है। तो 12 आया, फिर 12 का 2 पार्ट में कर दो, किस टेबल में आता है, छोटी सी संख्या में देखना। फिर उसमें क्या करना है कि दोनों को ये ध्यान देना है कि जो 3 है, सॉरी, जो 3 है और जो 4 है उसको क्या करें, घटाएं कि जोड़ें, क्या करें, 4 3 12 हो तो होता है। तो हम देख रहे हैं -3 और -4 -7 होता है, तो -3 रख दिया और x तो रखेगा ही, -4x, बस फिर 2 2 लेके कॉमन निकाल देता है, ठीक है। इसमें सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 4x - 1 3x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x का पावर 4, ये कोई x - 1 के साथ भाग दीजिए, शेषफल को ज्ञात कीजिए। इस टाइम में x इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट किया तो -5 आया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे आपको भाग देना, यहाँ पर दिया नहीं है और यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आपको सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ, भाग दे दो, ठीक है, और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो x - 1 का कैसे भाग दोगे, ये फिर बस भागते देते जाना है, बहुत सिंपल तरीका है। और फिर जो लास्ट में, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है, x, सॉरी यार, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, x - 1 है, ठीक है, x - 1 है, इसका भाग दोगे इससे, तो पहले x - 1 है तो किसके साथ दोगे, 3x पावर 3 के साथ, फिर घटाओ, मतलब x का सेम आना चाहिए, x को आपको ध्यान देना और 3 को पहला डिजिट कटता ना जाइए, कटते जाना चाहिए बहुपद का भाग में, और उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो लास्ट में बचे वो शेषफल हो जाएगा, बस सिंपल तरीका। 5x - 3y का होल क्यूब को प्रसारित कीजिए। अब देखो इसमें प्रसारित मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, 3ab, हाँ इतना हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाए, सॉरी 3ab 5x - 3y, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, ये फॉर्मूला है 3xy x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस ये x क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3xy, मतलब ab इंटू x माइनस बाई होता है, वैसे होता है -3x a² b, फिर प्लस में 3y², तो कोई बात नहीं, आप ऐसे याद कर लो, -3xy इंटू x माइनस वाई, इसको खोल दो, ओपन कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो, बस। तो ये क्वेश्चन को जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P0 P1, देखो इस टाइम में कभी हो तो x की वैल्यू 0 रख दो और x की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। तो चलो रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, देखो P0 की वैल्यू रखने पर तो 0 रख दो, बस जहां जहां पर x है 0 रख दो, तो बाकी तो 0 हो गया, -5 बचा। ऐसे 1 रखोगे तब सॉल्व कर दो तो -2 हुआ, ऐसे यहाँ पर रखो 0 में तो 0 रखोगे तो लास्ट में जिसमें x नहीं है बाकी तो 0 ले लेगा, ठीक है। ऐसे 1 रखोगे और ऐसे इसमें तो कुछ नहीं होता, बस x की जगह आप में 0 0 तो 0 हो जाएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम ज्ञात। क्षैतिज रेखा क्या होता है, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है, x डैश इंटू एक्स होता है ना, को x अक्ष कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर जो होता है ऐसे y डैश y को y अक्ष कहा जाता है। यह बिंदु जहां x डैश x और y डैश y एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहा जाता है, जीरो के से प्रकट किया जाता है, ठीक है, जो काटती है। बिंदुओं -1 3 2 3 4 -5 -3 -4 की स्थिति का चतुर्थांश में लिखिए, मतलब कौन सा किस में आता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रथम में आएगा, फिर -x माइनस में मतलब इस साइड है, ठीक है, दूसरे में आएगा, फिर द्वितीय, पहला वाला द्वितीय 2 3 पॉजिटिव है तो प्रथम में, 4 -5 मतलब ये यहाँ, सॉरी यहाँ पे है, तो ऐसे खींच लेना लाइन, तो x इधर पॉजिटिव रहता है और y इधर, सॉरी बाई क्या ऊपर नीचे,
और x जो होता है लेफ्ट राइट, आपको देख के जो दोनों निगेटिव तो तृतीय होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या, k की किस मान के लिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, समीकरण इतने का एक हल कीजिए। अब देखो ये रख दिया, इक्वल टू k है। अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखने पर बस वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू आ जाएगी, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है बिंदु 2, 14 में होकर जाने वाली एक समांतर रेखा है, क्या समीकरण जो है वो लिखिए। तो 2 और 14 में x इक्वल टू 2 है, और ये देखो 2 और 14 में x इक्वल टू 2 है, और ये y होता हमेशा पहला वाला x दूसरा वाला y। अब इस मान को संतुष्ट करने वाले दो समीकरण निम्न है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और x माइनस वाई इक्वल टू -12। मतलब बताया है कि अगर x प्लस वाई दो समीकरण बना सकते हो ना, या x प्लस वाई बनाओ या x माइनस वाई, ठीक है, इस प्रकार अनंत रेखाएं हो सकती है। मतलब आपको रेखाएं समीकरण कितने आप बना सकते हो ऐसे रेखाएं जाने वाले, तो एक दो तो कॉमन है, x प्लस वाई x माइनस वाई, इस प्रकार अनंत रेखाएं हो सकती, क्योंकि ये रेखाएं एक ही बिंदु 2, 14 से गुजरेगी, ठीक है, ये है, दो जरूर ध्यान देना, x प्लस वाई और ये। p और q क्रमशः समांतर चतुर्थ ABCD है, की भुजाएं DC और AD है, पर स्थित बिंदु दर्शाइए कि APB आर्क जो होता है BQC, ठीक है, तो ये ABCD, ठीक है, P और Q इतना दिया है, P और Q समांतर क्या P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज हो गए ABC, सही है, ABCD की भुजाएं BC और DC है, ये इसकी और इसकी एक बिंदु है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बिंदु है ये दोनों, ठीक है। तो अब बनाना है, दर्शाइए कि आर्क जो होता है APB, APB ये वाला त्रिभुज, और ये वाला BQC ये वाला, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, ये दर्शाना। देख लेते हैं, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित बिंदु है। पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को आप लिखने की कोशिश करो। अब सिद्ध करना है कि APB और ये आर्क जो है BQC इक्वल है। चलो देखते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं कि APB जो है APB और ये ABCD समीकरण 1 में है, ठीक है, ABCD में ही है, समीकरण 1 पे कर देते हैं। अब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं का स्थिर त्रिभुज समांतर होता है, चतुर्थ का आधा होता है, ठीक है, चतुर्थ का आधा, तो ट्राइंगल BQC तथा ABCD एक ही आधार पर है, ठीक है, BC और AD, तो AD और BC के मध्य स्थित होगा। तो अब क्या हो जाएगा, जो आर्क जो BQC मतलब ये ट्राइंगल है, वो 1/2 चतुर्भुज जो होता है ABCD के होगा, ठीक है, तो इसलिए प्रूफ कर दिया कि ये इसके इक्वल होगा। ओके, सो समीकरण थोड़ी इस टाइप का जो सिद्ध कीजिए, थोड़ी देख लेना, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांट देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, कैसे बांट देते हैं दर्शाना है आपको। मानते हैं दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसके दो विकर्ण क्या थे, AC और BD, ठीक है, ये अब जो एक दूसरे को बीच पॉइंट में कट करते हैं ये वाला, तो क्या कहलाता है, हमेशा इसको O से दर्शाया जाता है। प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो ये है, ये जो है ये त्रिभुज सब क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा AC का 0 मध्य बिंदु है, OB का एक माध्यिका है, ठीक है ना, तो इसलिए OB और ये BOC बराबर है समीकरण 1 से। त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल पर त्रिभुज की क्या में बांटता है, दो त्रिभुज में बांट देता है। त्रिभुज ABC के ऐसे ही सेम उसमें दूसरे वाले में किया, तो ये दो त्रिभुजों में बांट देता है, ठीक है, जैसे डायग्राम से हमने देखा था ये और ये, तो इसको एक एक लेकर आपको बता देना बस। अब देखो भुजा BD के मध्य बिंदु अतः OC क्या है, माध्यिका है, तो BOC और COD जो है वो इक्वल हो गए, बस सभी से पता चला कि ये इक्वल होंगे, बस ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है और रुपए क्या 10 प्रति मीटर स्क्वायर दर की चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 1500 रुपए है, ठीक है, 15,000। हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखो क्या होता है परिमाप,
पहले चारों दीवारों की क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल जो भी होता है। ओके, दिया हॉल का परिमाप इतना है। अब देखो चार दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, हॉल का परिमाप गुणे ऊंचाई, जो परिमाप है मतलब चारों साइड का, और ऊंचाई कर दो तो परिमाप से ही रिलेट होता है क्षेत्रफल। हमेशा ये ध्यान दो, परिमाप से ही रिलेट होता है क्षेत्रफल। ऊंचाई ले लिया, क्षेत्रफल आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो। हॉल की दीवार पर पेंट कराने का व्यय, हॉल की दीवारों का क्षेत्रफल और पेंट कराने का दर। तो अभी कितना था, 250 आए हेक्टर जो भी वर्ग मीटर है। अब देखो इसमें 10 रुपए लगता है तो 2500 जो हो जाता है। प्रश्न और पेंट कराने की व्यय कितना है, 15,000 है। अब देखो ये 2500 आता है वैसे 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन दिया है 15,000। ऐसे चीज में ये और ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब तो एच की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, 6 मीटर है हॉल की ऊंचाई, बस खत्म। आंसर हो गया 6 मीटर। हॉल की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ओके, यहाँ पर क्या पूछा था, हॉल की ऊंचाई पूछा था, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। ओके, ये नहीं है। नेक्स्ट है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, और तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर। तिर्यक मतलब एल की वैल्यू, आधार का व्यास कितना है, डी है, उससे आर निकाल लेना, हाफ कर दोगे तो आर आ जाएगा 12। ठीक है, एल दिया है 21 मीटर। ओके, कैसे होता है शंकु, ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे कुछ शंकु होता है। ठीक है, तो ये एल होता है और यहाँ पर ये पूरा डी दे दिया, तो इसका हाफ कर दो तो आर आ जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तीनों साइड का लेना रहता है, नीचे का भी ले लो तो कुल पृष्ठीय हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, आधार का पाई आर स्क्वायर होता है ना, आधार का पाई आर स्क्वायर, क्यों, नीचे तो सर्कल रहता है ना, तो उसका क्षेत्रफल। तो बस इतना रख दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो इसको सॉल्व करो तो कुछ 1 2 इसको सॉल्व करना तो कितना आया है, 1244 दशमलव में है वर्ग मीटर। ठीक है, इतना आया आंसर, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है प्रायिकता। देखो प्रायिकता में क्या होता है, कुल संख्या कितना आने की संभावना ऊपर रहता है, कुल जो है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। ठीक है, कितना, 450 पट इतना आता है प्रत्येक घन में प्रायिकता। देखो ई की प्रायिकता, तो पहले पी 455 बटे 1000, तो इतना आ जाएगा, 1000 टोटल है, 455 आने में, दूसरा पट वाला आने में 545 है पहले। बट इस स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखा करो, जितना बाय जैसे फॉर्मूला आपको पता है, डायग्राम आपको पता है, तो ये सब जरूर बनाया करो। क्या होता है ना, इसके जो होते हैं मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मान लो आपको मिस्टेक हो गया, लास्ट में नहीं कर पाए, तो ये सब जरूर किया करो, तो आपके मार्क्स हर पॉइंट हर स्टेप के मिलता ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, महिला बल्लेबाज द्वारा 30 गेंद खेली गई है। ठीक है, यह चौका मारा जाने वाली कुल संभावनाएं 30 है ना। फिर चौका लगने का अनुकूल परिणाम 6 है, जैसे बताएगा 6 बार चौका मारती है। अब देखो चौका मारने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, तब चौका न मारने वाला 1 माइनस कर देना, तो 6/30, 6 यानी चौका था, 30 टोटल है, तो 1/5 आया। चौका न मारने की प्रायिकता पीई जो आया उसमें 1 माइनस कर दो। ठीक है, 1 माइनस पीई मतलब 1 माइनस जो आया कर दो, तो ना आने का आ जाएगा, 4/5 तो आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों वाले 1500 परिवार की अध्यक्षता चयन कीजिए जिसके आंकड़े निम्न है। परिवार में देखो लड़कियों की संख्या इतना, परिवारों की संख्या इतना, जो पूछा बस उसमें आपको फोकस करके निकालना है। पहला पूछा है क्या, उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पहले 2 लड़कियों होने के। अब देखो परिवार में लड़कियों की संख्या कितना है, 2। ठीक है, और परिवार की संख्या 475, मतलब टोटल 475 है, पूछ रहा 2 आने की, कितना हो जाएगा, 2 लड़कियां वाले परिवार होने की प्रायिकता P1 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब देखो 400 कुल, अच्छा कुल परिवारों की संख्या मतलब लड़का लड़की, परिवार में लड़कियों की संख्या 2 1 0 ऐसे आ सकता है। जब परिवारों की संख्या 475 है, 814 है, 211 है, 2 लड़की क्या दृश्यता चुने उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करना। हाँ, 2 लड़कियों का, तो 2 लड़कियों वाला परिवार होने की प्रायिकता कितना है,
कुल संभावना, तो कुल संभावना पहले जोड़ दो, जो भी टोटल है परिवारों की संख्या, तो टोटल यहाँ भी हो ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, टोटल किया 1500 आ गया, ठीक है। अब 2 लड़कियों का किसमें, 1500 में, पर हम देख रहे हैं कि अनुकूल परिणाम जो 2 लड़कियों का है वो 475 वाले में है, ठीक है। जो अनुकूल परिणाम, तो देखो 2 लड़कियों वाला परिवार होने की, परिवार में बता रहा है, तो परिवार होने की संभावना मतलब किसमें किसमें, 2 परिवार में है, तो 2 है 475 वाले परिवार में है, ठीक है। कुल कितना है, 1500 है, ठीक है, तो इसलिए 2 नहीं लिखोगे, 475 और सॉल्व कर दोगे। दूसरा है कि एक लड़की हो, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक लड़की है, मतलब 814, ठीक है, 814 होना चाहिए। तो 1500 परिवार के अध्ययन से प्राप्त होता है कि एक लड़की वाले कुल कितने परिवार हैं, 814, मतलब टोटल है 1500, उसमें 814 वाले एक लड़की के। तो एक लड़की का घटना निकालना, बस ये फार्मूला लिख दो कि E2 के घटित होने के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे E2 के घटित होने कुल परिणाम की संख्या, तो 814 बटे 1500, इतना आंसर हो गया। अब क्या बोला है, शून्य वाले परिवार की संख्या कितना, 211 है, जैसे देख लिया, तो ऐसे ही फार्मूला लिख दो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। फिर तीनों की प्रायिकता जोड़ दो, जब जोड़ दोगे तो एक आ गया, ठीक है आंसर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जो कि पढ़ाया जा रहा है, इसलिए जल्दी से लाइक जो अभी तक नहीं किए प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं बस आप पढ़ रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे, इसलिए लाइक जरूर करें, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। थोड़ी देखो मैथ्स को हवा जैसे लगता है ऐसे समझाओ, तो जब तक उसे पेन और कॉपी में अच्छे से ना बताओ, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही, तो समझाना इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है पॉसिबिलिटी। संख्याओं के बारे में क्या, सांख्यिकी के बारे में विद्यालय के जो लिए 200 विद्यालय में क्या है, 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है, प्राप्त आंकड़ों की निम्न सारणी दिया गया है, ठीक है। जैसे मत इतना दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या पसंद करते हैं 135 और नहीं करने वाले इतना। अब देखो सांख्यिकी पद करता है, सांख्यिकी पसंद नहीं करता, जिसमें पसंद करता और नहीं करता बस दोनों को निकालना। अब हम देख रहे हैं पसंद करने वाले 135 है, टोटल कितना है 135 प्लस टोटल मतलब जोड़ दो 65, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहला, तब सांख्यिकी पसंद करने का अनुकूल प्रेक्षण 135 है, जिसमें टोटल कितना है पसंद करने कुल संभावित 200 है, ठीक है। ये देख लो, सांख्यिकी पसंद करने के अनुकूल प्रेक्षण बटे सांख्यिकी पसंद करने कुल संभावित, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर किया नहीं सॉल्व, बस इसको सॉल्व कर देना है आपको और आंसर बता देना है कि कितना आएगा, ओके। 200, तो 200 में सॉल्व कर दो, ठीक है, कि ये 200 में कितना आएगा, तो सॉल्व कर दो, 5 से कटेगा जैसे भी कटेगा। सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। देखो यहाँ पर जैसे डायग्राम बना है, आकृति में एम क्या है, पैरेलल एल है और एन पैरेलल एल की है, दोनों मतलब है समांतर है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, तो अब देखो रेखा जो होती है पैरेलल का समझ लो, एलएम और एन के लिए तिर्यक रेखा टी खींचा गया। अब उसको प्रूव करने के लिए दिया गया कि एम समांतर एल की है और एन समांतर एल की है, कोण एंगल जो होता है वो संगत कोण अधिग्रहित होता है, तो कोण 2 और कोण 3 इक्वल होगा। यहाँ से डायग्राम से देख लो, जैसे यहाँ पर है ये कोण 1 कोण 2, अगर ये है तो कोण 3 के तिर्यक जो खींचते हैं ये भी बराबर होगा, ठीक है, जो संगत कोण होते हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों समांतर होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए ये दोनों समांतर होंगे, संगत कोण अधिग्रहित का विलोम होता है। अब देखो दी गई आकृति को यदि एंगल पी क्यू आर है और एंगल कितना पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ठीक है, ये एंगल ये बनाना है। फिर ये एंगल पूछा जो यहाँ पर बना हुआ है, तो सिद्ध करना है। अब देखो ये पहले दिया है, सिद्ध करना, ये लिख लो। फिर हम जानते हैं जो एक ही लाइन में आता है वो 180 डिग्री का होता है, रैखिक युग्म जिसे बोलते हैं। फिर दूसरे में कर दिया रैखिक समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर कर दिया, तो इसको और इसको ले लिया, तो दोनों क्या होता है पी आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि पी क्यू एस ये इक्वल टू इतना है, दोनों के एंगल सेम होगा, इसलिए पी क्यू एस और पी आर टी सिद्ध हुआ, ठीक है, मतलब इक्वल एंगल है, ओके, ये हो गया। 1 मिनट, हाँ,
ये क्वेश्चन है एक और इम्पोर्टेंट, कहाँ गया कहाँ गया, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हो गया, हाँ। सो जल्दी से जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, और फटाफट इसके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिंक में जाकर आप जो भी है डाउनलोड करके और पढ़ लीजिए एक बार। जो त्रिभुज है एबीसी, कोण ए का समद्विभाजक एबी और ये है समद्विभाजक में दो भागों में बांट देना। तो एबी को बीसी बांट दिया, तो दर्शाई कि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, ठीक है। पहले दोनों त्रिभुज ले लो, अब दो हो गए, बट गए तो दो त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब एंगल किसका लेना है, BAD और CAD दिया है, AD और AD ये इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 90 डिग्री। त्रिभुज ABC और ACD, ठीक है। फिर AB और AC, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ओके, ये दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट है जो त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में दो भागों में बांट देना, इक्वल रहता है जो भुजा है इधर का इधर का, ठीक है। तो AB इक्वल टू पूछा है कि AB इक्वल टू AC, ठीक है, यहाँ पर AB इक्वल टू AC पूछा है, ठीक है। यहाँ पर AB है, सॉरी, यहाँ पर जो है AB है, ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा, AB और इक्वल टू AC है जो लिखा है। तो अब देखो त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB और इक्वल टू AC है, जिसमें API BC है, ठीक है, मतलब AP और ये BC लंबवत है, यहाँ पर लंबवत दिया ना AP में, ठीक है। अब क्या सिद्ध करना, कोण B और कोण C, हमें ये करना कोण B इक्वल टू कोण C, कोण B और कोण C अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, बस। तो प्रमाण कर देते हैं। देख त्रिभुज ABP और ACP, AB इक्वल टू AC विकर्ण दिया है, AP और AP उभयनिष्ठ भुजाएं। त्रिभुज क्या होता है, एंगल APB इक्वल टू APC प्रत्येक 90 डिग्री। राइट हैंड साइड में सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ABP जो होता है वो ACP के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए ये कोण B और कोण C इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने शेयर कर दिया, इसे जरूर पढ़ लें एक बार और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।